नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत आज हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर ये 15 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्न या 12 प्रश्न भी आते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और निश्चित ही आप यूपी टेट आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, लास्ट में मैंने एक आपके लिए स्पेशल प्रश्न रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि यूपी टेट का ईवीएस आपको अच्छे से आता है तो वो लास्ट में क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अभी तक यूपी टेट के ईवीएस में कितना आता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि या फिर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? जब क्षय रोग किसी इंसान को हो जाता है तो उससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा, कभी क्षय रोग की जगह टीबी आ जाए तो वो क्षय रोग और टीबी एक ही चीज़ है। फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, आंत या फिर इनमें से कोई नहीं। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। क्षय रोग से जो प्रभावित होता है वो है फेफड़ा। और क्षय रोग किसके कारण होता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्षय रोग किसके कारण से होता है? तो वो है आपका जीवाणु। सब कुछ याद रखिए, ठीक है? जीवाणु है इसका सही उत्तर। अगर क्षय रोग किसके कारण होता है तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, रबी फसलें कब बोई जाती हैं ये आपको बताना है। अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, वर्षा ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु, ये आपको बताना है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं। अगर इसका सही उत्तर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या फिर आयोडीन। एनीमिया को इसका दूसरा भी नाम है, उसे क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। ठीक है, याद रहेगा, रक्त अल्पता ये इसका दूसरा नाम है। यानी एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की अल्पता हो जाती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। और ये किसकी कमी के कारण होता है ये आपको यहाँ पर उत्तर देना है। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन। अगर आपको उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताओ। जो एनीमिया होता है वो लोहा यानी आयरन की कमी से होता है। 4 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा यानी आयरन। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, सबसे गहरा स्थान कौन सा? सबसे गहरा स्थान, विश्व का सबसे गहरा स्थान, मेरियाना गर्त, सुंडा गर्त, आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सबसे गहरा स्थान है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त है कहाँ? प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। अगर बात करें कि मेरियाना गर्त कितना गहरा है तो 11,033 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरा है विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है खेल से संबंधित है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? जो दीपा कर्माकर हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक, डिस्कस थ्रो, भारोत्तोलन या फिर कुश्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत संभावना है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है, याद कर लीजिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? फटाफट नीचे कमेंट में उत्तर बताइए। कृष्णा, गंगा, यमुना, सरस्वती। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ ये आपको बताना है। राजधानी दिल्ली
किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद या फिर रामगंगा। सबसे ऊंचा की बात हो रही है तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा रामगंगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 मिस हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये आपको बताना है क्या सही उत्तर होगा। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हिमालय, यूराल, अरावली, एटलस। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा वो नीचे कमेंट में बताइए। तो अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है वो है अरावली। देखो, जैसे आपका हो गया विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये सब क्या है? ये सब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध आपको पता चल गया रामगंगा है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 5 जून। तो इनमें कौन सा सही उत्तर होगा ये बताइए आप। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। अनुच्छेद 343, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किया गया और ये डिसाइड किया गया इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद पूछा जा चुका है कई बार। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 11 है, पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? बच्चे, वयस्क इंसान, कुत्ता या फिर उल्लू। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर। देखो, जो तरंगे होती हैं, एक तो होती हैं श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जिनको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती। तो जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी इनकी वेव, तो यहाँ पर बच्चे सुन नहीं सकते, वयस्क इंसान सुन नहीं सकते। अब कोई जानवर ही होगा वही सुन सकता, तो उल्लू सुन नहीं सकता। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कुत्ता। कुत्ता और चमगादड़ ये पराश्रव्य तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, परमाणु बम किस संक्रिया पर आधारित होते हैं? नाभिकीय संलयन, मंदक, नाभिकीय विखंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइए। जो परमाणु बम होते हैं, आपको मालूम है 1945 के आसपास अमेरिका ने जापान पे गिराया था नाभिकीय ये परमाणु बम। ठीक है, यहाँ पर परमाणु बम किस संक्रिया पर आधारित होते हैं? जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन की संक्रिया पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन क्या है? उच्च बहुलक, टेफ्लॉन, निम्न बहुलक या फिर रेयॉन, ये आपको बताना है। तो पॉलीथीन क्या है नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको इसका उत्तर आता है। जो पॉलीथीन है वो एक तरीके का उच्च बहुलक है। अब बहुलक क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब छोटे छोटे अणु एक बड़े अणु का रूप ले लेते हैं तो वो बहुलक एक तरीके से कहलाते हैं। यहाँ पर जो पॉलीथीन है वो उच्च बहुलक है। ज़्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, पॉलीथीन के बारे में पता कर लीजिए, उच्च बहुलक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वर्धा शहर किस राज्य में स्थित है? वर्धा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर है। वर्धा शहर ये हिंदी से संबंधित है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। वर्धा शहर किस राज्य में है ये आपको बताना है। नीचे कमेंट बताइए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जो वर्धा शहर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, मलयालम भाषा किस राज्य की है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर गोवा। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम है तो। मलयालम भाषा जो है वो केरल राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब आता है आपके सामने आपके लिए प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट का प्रयोग किसके उपचार में होता है? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको बताना है। नीचे कमेंट बताइए, अगर आपको नहीं आता तो नीचे गेस करके बताइए कि कोबाल्ट का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है।
कैंसर, मलेरिया, टीबी या फिर कोई नहीं। जो भी सही उत्तर हो नीचे कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको बहुत सही लगे होंगे। और अगर इन 15 प्रश्नों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यानी आपके कितने आंसर सही हुए, नीचे कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।